और ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान देने का काम कर सकता है। काम करना क्षत्रियों का है, उस पर अमल करना वैश्यों का है। बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है आशीष। ये 1984 के हैं, पर इनके सवाल, विवाह हुआ 2 महीने भी नहीं चला, 6 महीने भी नहीं चला, विवाह टूट गया। रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहते हैं, अभी फिलहाल घी तेल आदि का काम करते हैं। हालांकि एक बात है बड़ी अद्भुत कि आपकी कुंडली में ये काम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र और शनि बड़े अच्छे बैठे हैं। तो आपको सबसे अच्छी बात है कि आप व्यवसाय पे टिक जाते हैं, उसको बदलने का प्रयास मत करिए अभी। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में घी तेल दूध दही इन सब चीजों का व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं और साथ ही साथ उसमें एक अलग से रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। दोनों ही काम आपका एक साथ चलता रहे, चाय की दुकान, और अगर ना हो सके तो आप गोपालन में आगे बढ़ सकते हैं। दूध दही का व्यवसाय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। इस व्यवसाय को आप वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। सच्ची बात है, शनि उच्च के है ना, शुक्र स्वग्रही है और चंद्रमा केंद्र में है। चंद्रमा से शुक्र का केंद्र में होना, आपने अपनी तरफ से कभी भी कोई गलती नहीं की होगी दाम्पत्य को बिगाड़ने में। पर हो सकता है कि सामने वाला अल्हड़पन में हो या उसको अब पश्चाताप अवश्य होता हो कि मैंने गलती करी थी। ये बात पक्की है, क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह वगैरह के आपने पूछे हैं कि दूसरे विवाह के योग, मैं समझता हूं कि 1984 के हैं आप। हालांकि अभी इस अवस्था में विवाह के योग हैं, बहुत अच्छे नहीं आपकी कुंडली में, कुछ 50% तक बन रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। क्योंकि जो स्थिति बन रही है वैसे चतुर्थ भाव पंचम सप्तम भाव के अधिपति जो है वो इसमें बैठे हैं। उसके बाद जो है वो मंगल का संबंध बुध से बन रहा है, बुध इस भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं। कुछ योग बन जरूर रहे हैं, पर मैं जहां तक एक अलग तरीके से इस बात को समझता हूं कि आपकी कुंडली का जो नवांश चैप्टर बन रहा है उसमें सूर्य राहु के साथ है, इस कारण से। और यहाँ सप्तम भाव के अधिपति जो है वो मंगल जाकर के जन्म कुंडली में शनि मंगल के साथ चंद्रमा के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें कई बार मशक्कत बढ़ जाती है। पर फिर भी एक बात बता देता हूं, आपका जन्म पहले यहाँ पे तो बताऊंगा ही, अब आपको पंचांग पे लेके आता हूं। निकट से समझिएगा, एकदम निकट आकर के बैठिए। ये व्यक्ति कंफ्यूजन में भी रहा है कई बार, कई चीजों को लेकर के। खुद के बारे में कभी व्यक्ति ने विचार ही नहीं करे। दक्षिणायन में जन्मे होने से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ता रहा। शरद ऋतु में जन्मे होने से खुद के बारे में कभी काम ना करना, दूसरे के लिए बिल्कुल तैयार है। शनिवार के जन्मे होने से, दक्षिणायन में जन्मे शनिवार के जन्मे होने से कई बार व्यक्ति को वो चीज नहीं मिल पाती है जो वो चाहता है, या जो वो करना चाहता है उसमें उसको मशक्कत झेलनी पड़ती है। आप मुझे देखिए, मैं आपको देख रहा हूं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी, अब तो आप लोगों को बिल्कुल ही मान जाना चाहिए कि जितनी भी मैंने कुंडलियां देखी हैं और जो कुंडली बहुत ज्यादा डिप्रेसिव रही है, परेशान करने वाली रही है या परेशान हो रही है, उसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा कमजोर है। ये बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए और बिल्कुल ही इसको सिरे से लिख करके चिपका देना चाहिए कि हमारी कुंडली में अगर, या हमारे जीवन में अगर समस्या बन रही है, हमारी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट चंद्रमा होते हैं, जो अगर कमजोर हो जाते हैं तो निसंदेह जातक के जीवन को परेशान करते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। यहां ये देखिए, मैंने कल जो सुबह कुंडली देखी थी वो कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि की थी। आज की जो कुंडली देख रहा हूं ये कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि की है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। नहीं तो जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों को ये बात समझा देना होगा कि जैसे ही आपकी कुंडली का जन्म या फिर व्यक्ति का जन्म किसी ऐसे स्याह पक्ष में होता है जहां पे चंद्रमा को बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, तो जीवन में समस्याएं घेर आती हैं और फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने विवाह से भी 50% का हक कहा है। आप पूरे तरीके से तैयार कभी भी नहीं रहेंगे दूसरे विवाह के लिए। और मैं ये बात कह सकता हूं कि दूसरे विवाह के लिए अगर जैसे ही जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या यहां बनेगी, क्योंकि यहां पे केतु की दृष्टि है। और गौर करिए तो पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा। यहाँ के अधिपति शुक्र शनि के साथ, पाप ग्रह के साथ, और साथ ही साथ वो पाप कर्त्री में, तो ये एक कमजोरी, पंचमेश पाप कर्त्री में फंस गए। और पंचम के कारक गुरु जन्म कुंडली में 12 में, ये चीजें, या पंचम, या फिर अगर शुक्र को देखें तो शुक्र जो है वो स्वग्रही है। हालांकि व्यक्ति के पास शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव के कारण, अगर मैं जो बात कहूंगा तो यहाँ पे व्यक्ति आश्लेषा नक्षत्र में भी जन्मा है, इस वजह से भी कई बार समस्याएं जाने का नाम नहीं लेती है। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए,
सिद्ध योग में जन्मे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होगा और उसके काम कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। हाँ, पर्सनल लेवल पे ये कुंडली थोड़ी कमजोर जरूर होगी। यहाँ सूर्य और राहु बैठ करके पंचम भाव को, चतुर्थ भाव का तार तार कर रहे हैं। यहाँ के अधिपति हैं पर राहु के साथ हैं, शत्रु ग्रही होकर के बैठ रहे हैं। शनि मंगल सबका प्रभाव पंचम भाव पर प्रेम मिलना ही नहीं दे। गौर करिए, शनि मंगल सबका प्रभाव जो है वो चंद्रमा कौन है, त्रिक भाव के अधिपति गुरु उच्च के यहाँ पे होके बैठे हैं, जिनकी दृष्टि यहाँ पे और यहाँ के अधिपति पे। इस कारण से मैंने 50% हाँ में बात कही है कि अगर करना होगा तो ये गुरु के कारण आप कर सकते हैं, अन्यथा तो बहुत कम, या फिर ये कह सकते हैं कि आधा कहूंगा कि हाँ, आधा कहूंगा कि ना। पर बेवजह पे मैं ये बात कहूं कि जिस अवस्था में अपने आप को समझना होगा, अपनी स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि जिस स्थिति में अब जहां पे व्यक्ति 1984 के हैं, अब इनके बड़े भाई छोटे भाई की स्थिति कैसी है ये समझने की आवश्यकता है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके घर में पहले से कुंवारा हो और खुद आप अपनी शादी कर रहे हो, ये बात भी है। सिद्ध योग में जन्मे होने, तैतिल करण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण से होने के कारण, ध्यान से समझिए, व्यक्ति जो काम भी हाथ में लेता है उसको 100% पूरा कर लेता है। तैतिल करण में जन्मे होने से ये योग और ये कर्ण जो बन रहे हैं वो व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर का बना रहे हैं। व्यक्ति को खुद का कारोबार ही करना चाहिए और व्यक्ति को हमेशा ही कारोबार में लगातार उसमें निरंतरता बना करके रखने की आवश्यकता है। आपको ये बात समझ लेना होगा, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आप शुद्ध हैं, हमेशा थे, पर वस्तुतः आपको समझा नहीं गया है, लोगों ने आपको समझा नहीं है, या जिससे आपकी शादी हुई थी वो समझदार नहीं था, चंचल मन का था। मतलब उसको आप या तो वो खुद कंफ्यूजन में था या तो आपने सही परख नहीं की होगी, क्योंकि आपकी कुंडली के आधा से अधिक भाव खाली हैं और सारे ग्रह देखिए किधर बैठे हैं, मंगल केतु के साथ, शुक्र शनि, कैरियर तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और बुध यहाँ अष्टम में, जो कौन है, छठे भाव के अधिपति, वो कौन है, भाग्य के अधिपति, तो यहाँ पे कमजोरी बन गई। उसके बाद जरा गौर से समझिएगा, तो बुध के ठीक आगे सूर्य का बैठना ये अलग तरीके का एक व्यक्ति को लेवल बना देता है, जहां पे व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से लाभ से लाभान्वित होता है। लेकिन चंद्रमा का यहाँ अकेले बैठना, जिसपे केतु का प्रभाव और मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, राहु मंगल का प्रभाव, राहु की दृष्टि मंगल पे, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, ये जो सारे घटनाक्रम बन रहे हैं कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को कमजोर करने के लिए बेताब है, बेचैनी है। और खास करके ये स्थिति और भी तब हो जाती है जब आपकी कुंडली में गुरु 12 में बैठ रहे हो, जहां वो कितने भी अच्छे करने के प्रयास में हो वो नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं। और मकर लग्न की कुंडली तो वैसे भी थोड़ी बहुत परेशानी में झूल जाती है, क्योंकि यहां गुरु स्वतंत्र होकर के अलग बैठे हैं, जहां वो न तो स्वग्रही होकर के अच्छा परिणाम कर पाते हैं, न तो उच्च के होकर के। कई बार तो वो उच्च के होकर के, अगर मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली बनी हो और 12वें भाव में उच्च के गुरु बैठे हो, तो भी वो कई बार झूला देते हैं। और सारी समस्या का प्रधान जो कारण हो जाए, सारी समस्या का मेन जड़ हो जाए, वो यहां से शुरू हो जाए कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब है। क्योंकि आपकी कुंडली में सिर्फ आप ये नहीं मान सकते कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां स्वग्रही होकर के बैठे हैं और उनके पास किसी भी ग्रह का कोई बल नहीं है, उनके ठीक आगे एक कंफ्यूजन वाला ग्रह बुध बैठा हुआ है, द्विद्वादश का संबंध बना हुआ है, इसके कारण ये कमजोरी बन रही है। आप जरा ध्यान से देखिए, तो धन भाव के अधिपति जो शनि हैं वो वस्तुतः उच्च के बैठे हैं। धन से संबंधित और करियर से संबंधित व्यक्ति ने कभी कोई परेशानी नहीं देखी होगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन समस्या यहां पे यह है कि व्यक्ति के रिकॉग्निशन का जो क्षेत्र है, जो जन्म कुंडली के पंचम भाव की स्थिति को देखें, तो वो धन भाव के अधिपति के साथ संबंध बना करके व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं है। समस्या सिर्फ पर्सनल लेवल पे है, वो यहां पे, क्योंकि ये चंद्रमा पापक हैं। और किस तरीके से मैंने पिछले भी कार्यक्रम में, जो सुबह वाला, कल सुबह का कार्यक्रम था, मुझे लगता है वो कौन सा कार्यक्रम है, मैं आपको संख्या बता देता हूं, जिसमें वो कार्यक्रम संख्या है 1319। ये 1320 शाम को जाएगा और 1321 पे, पता नहीं, कंफ्यूजन है मुझे, पर वो कार्यक्रम संख्या 1319 है। आप उसमें जाकर के देखिएगा, उसमें भी मैंने ये बात कही है कि जातक के जीवन में जो समस्या है, वहां पे चंद्रमा जो थे वो पंचम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में शुक्र के साथ बैठे थे, 4, 5, 6, 7 शुक्र के साथ बैठे थे। हाँ, याद है मुझे, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव पंचम भाव के अधिपति थे, अष्टम में बैठे थे, और चंद्रमा कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के थे, याद है मुझे। ये स्थिति बनती है, तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि तिथि कौन सी बन रही है सबसे ज्यादा। और लग्न के अधिपति की बात करिए, लग्नेश उच्च के लक्ष्मी संपन्न योग बना हुआ है,
व्यक्ति पिता से, माता से, घर से, परिवार से, छोटे भाई बहन, इन सब से उसकी स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है और कभी भी उसके साथ उसके संबंध कभी भी कमजोर नहीं होंगे। और ये मकर लग्न की कुंडली, जहां व्यक्ति की कुंडली में अब अगर गौर से समझें तो शनिवार का दिन अच्छा रहे, श्रवण नक्षत्र अच्छा रहे, स्वाति नक्षत्र अच्छा रहे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा अच्छा रहे, अनुराधा अच्छा रहे, मृगशिरा अच्छा रहे, ये कुछ नक्षत्र अच्छे, पुनर्वसु, पुष्य, ये सब नक्षत्र अच्छे रहे। दिनवार में शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहे। ये अंक में आपकी कुंडली में 2 और 8 अंक अच्छे रहे, 2 तारीख अच्छी रहे। दिशा में अगर जाना चाहते हैं धन कमाने के लिए तो आपको दक्षिण दिशा जानना चाहिए। आपकी कुंडली में कन्या राशि से अपनी दुकान का नाम रख सकते हैं, वृषभ राशि से अपनी दुकान का नाम रख सकते हैं। आपने सवाल पूछा है कि मुझे क्या काम करना चाहिए, इनकी बहन ने शायद कुंडली भेजी है। एक बात बताता हूं बहन जी कि इनके लिए सबसे बढ़िया अगर कोई कारोबार है तो अभी के हिसाब से दूध दही का है, और इसके बाद अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो 2030 के बाद रेस्टोरेंट वाले क्षेत्र में भी घुस सकते हैं। अभी भी जा सकते हैं पर उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जा सकता है, जो 30 में और भी ज्यादा डेवलपमेंट उसकी हो सकती है। पर अभी तो सिर्फ आप पशु से संबंधित गाय की खरीद बिक्री, हाँ याद रहे कसाईयों के हाथे गाय ना जाए, तो गाय की खरीद बिक्री, और जो गाय रख लिए उसको गौशाला में परिवर्तित करने का प्रयास करिए। अपनी गौशाला बना सकते हैं। और गाय, मैंने तो एक बार इंस्टाग्राम पे किसी का वो देखा था कि दूध की खरीद बिक्री से वो 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन जाता है व्यक्ति। और राजस्थान सरकार के बारे में मैंने बात सुनी है। मैं फेसबुक पे भी जो है वो अजीब अजीब तरीके का पोस्ट शेयर करते रहता हूं, आप लोगों को वहां देखते रहना चाहिए। एक्टिव हैं तो जरूर अच्छे से एक्टिव होइए। अब इंटरनेट चला रहे हैं तो आपको वहां पे जाना चाहिए। मैं वहां पे लगातार कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मैं हूं जो इस तरीके के पोस्ट करता हूं। तो वहां पे मैंने एक पोस्ट रखी थी जिसमें ये बात देखी थी कि राजस्थान की सरकार ने गो पालकों के लिए अलग तरीके का वो जो है वो अजब तरीके का फालतू और बकवास का कानून बना रखा है कि गाय को पालने के लिए आपको इतने जगह की आवश्यकता होगी, पता नहीं ये जो है वो इतने पैसे देने होंगे, क्या क्या तरीके की अलग अलग तरीके की चीजें। तो ये बकवास जो चीजें हैं वो मतलब वहां की सरकार की तो खैर बात ही अलग है। उसमें तो मतलब जो है वो मुझे लगता है कि संपूर्ण साधु समाज को आकर के उस जो है वो फैसले को निरस्त करने के लिए याचिका दायर कर देनी चाहिए। याचिका दायर कर देनी चाहिए अगर हो सके तो ये काम जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि गाय की सुरक्षा, गाय के संरक्षण और गाय के जिन को बचाने के लिए संपूर्ण हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब आप दूध को तरस जाएंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सरकार की जो स्थिति है, जहां पे आप जरा सोच के देखिए कि हमारे ही बगल के राज्य में, जहां उत्तर प्रदेश में गौ सेवा के लिए और गाय को रखने के लिए कितना सरकार जो है वो देने के लिए तैयार है, पर वहीं राजस्थान की सरकार की बात, मतलब मुझे तो क्या कहूं, बड़ी अजीब अभद्रता वाली बात याद आती है कि कौन से पता नहीं कौन से लोग हैं जो उस गद्दी पे बिठा दिए जाते हैं, जो पूरे तरीके से सनातन धर्म को खा जाने के लिए बेचैन है। क्या कहूं, तो ये स्थिति बनती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि निस्संदेह गाय और गाय की सेवा, घी, दूध, दही, इन सब चीजों में आप मार्केट अपना बना सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच रही हो तो ये बात मूर्खता वाली है। श्रीमान ये क्या आप लोग लाते रहते हैं? और मैं समझता हूं कि अगर कुछ लाना है तो कुछ अच्छी चीजें लेके आइए, जिससे सनातन धर्म जहां से आप आते हैं उसको कम से कम एक अलग भाव मिले। किसी को तोड़ने का, किसी जी अगर कोई, मैं तो समझता हूं कि मेरे घर में अगर रहे तो अच्छे तरीके से उसकी सेवा की जानी चाहिए। हाँ, अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो नगर निगम से आप कुछ ऐसे व्यवस्थाएं कर रखिए जो गाय खुले में घूमती है, उसके बारे में तो आपने कभी विचार नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। पर हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा, गाय पालकों को कभी भी असुरक्षा की भावना से नहीं देखना चाहिए। और गाय के लिए तो कुछ भी करना पड़े बिल्कुल कर लेना चाहिए। और कोई भी ऐसा कानून ना लाइए जो गाय को सुरक्षित करने से अलग हटा दे या उसके सुरक्षा पे सेंध लगा दे। ये भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। जहां से आप आए हैं, जिस गाय माता की दूध पी करके आए हैं आप, उसी पे आपके प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और उसी के लिए आपने कड़े कानून बनाए हैं। पता नहीं कहां बुद्धि हर जाती है लोगों की। तो ये स्थिति बनती है। अब क्या बताऊं, भूल गया मैं तो। और क्या था? हाँ, दशमांश कुंडली में राहु स्वग्रही होकर के बैठे हैं शनि की राशि में। शनि की राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं और यहाँ के अधिपति होकर के जो शनि है वो देखिए नीचे में बैठे हैं, पर उनका नीच भंग हुआ है। मतलब
आप कोई भी काम करेंगे तो हो सकता है कि आरंभ में थोड़ी मशक्कत हो सकता है कि थोड़े आरंभ में दिक्कत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़े, पर गौर करिए उस पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है और उससे पंचमस्त नवम पंचम के संबंध में चंद्रमा बैठे हैं। लग्न के अधिपति नीच के बैठे तो हैं, पर वो उनका नीच भंग भी मंगल करा रहे हैं। चंद्रमा जैसे ग्रह उससे त्रिकोण में बैठे हैं और केतु आपकी कुंडली में राहु केतु बैठे, इस वजह से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे या वो जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति बनती है। गुरु और बुध का एक साथ बैठना, जहां बुध का नीच भंग वहां पे हुआ, मंग शनि का नीच भंग यहां पे हुआ, और ये चीजें बहुत अच्छी बन रही हैं। कर्म क्षेत्र में देखिए गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। शुक्र का स्वग्रही होना, सूर्य का पंचम भाव में बैठना, ये चीजें आपके कर्म क्षेत्र को अलग तरीके से सपोर्ट कर, जैसे होता ना कई बार कि वो ग्रह आपको देना चाहता है पर वस्तुतः आपको सामने से दिखता नहीं है, पर आप इसी चीज पे लगे रहिए और कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल लगे रहिए। नक्षत्र के आधार पर अगर देखूं तो सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा आपको कंफ्यूजन में और दिक्कत से आपके जीवन को बिताने वाले बन रहे हैं। शिव जी की पूजा करिए, शिव जी के मंदिर को धोने का काम करिए। धार्मिक क्षेत्र में आप जितना ज्यादा हो सके ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का आदर, गाय की सेवा मैंने कही, उसके बाद आप अशोक या पीपल के वृक्ष लगाने का काम या प्रक्रम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक उत्थान के लिए आप जितना ज्यादा हो सके काम कर सकते हैं, ये चीजें बनती हैं। पीपल का वृक्ष और अशोक का वृक्ष आपको लगाना चाहिए, इससे ग्रह शांति की स्तुति, नवग्रह कवच का पाठ करना चाहिए, ये सब चीजें बनती हैं। मंगल आपको बुद्धिमान बना रहे हैं और आपको दरअसल ट्रिकी बना रहे हैं, आपको पता है कि कौन से पैसे कब लगाने हैं, कहां लगाने हैं, ये चीज आपकी कुंडली में बनती है। तो मैंने व्यवसाय के बारे में कहा कब लगाना है, पर अभी आपको इसी क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो 2024 के बाद भी आप रेस्टोरेंट वाले में जा सकते हैं, 24 से 26 के बीच में आप आरंभ कर सकते हैं। तो ये बात किसकी थी? मंगल की थी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर आपका कर्म क्षेत्र बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर हाँ, बुध यहाँ बैठे हैं, इस वजह से अष्टम भाव में आपको अपने सेहत पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, जहां कई बार एसिडिटी, कब्जियत और गैस्ट्रिक पेशेंट आप न बने, इसका ख्याल रखना होगा। हड्डियों का दर्द और कमर दर्द की शिकायत आपको परेशान ना करे, इसका भी ध्यान रखना होगा। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति, वो कंफ्यूजन में है, इस वजह से जीवन में शुभता और शुभ लक्षणों का प्रभाव कमजोर होते देख रहा हूं। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो वो चित्रा में बैठे हैं और जन्म कुंडली में वो मंगल ज्येष्ठा में बैठे हैं। इसके कारण कि जब शुक्र की बात करेंगे आप और चित्रा में बैठे 2 डिग्री के कमजोर, इसका मतलब है कि जो भी चीजें आपके जीवन में करियर को स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं वहां पे वो कमजोर भी हो रही है। पर वस्तुतः आप गौर करिए तो शनि आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं और वो जन्म कुंडली में स्वाति के बैठे हैं, जिसके अधिपति राहु उच्च के हैं। यानी कि ये बात कि व्यक्ति के जीवन में जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंटिन्यूअस एक ही चीज पे लगे रहने का है, ये आपकी कुंडली में योग बना हुआ है, क्योंकि धन भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे मंगल जो है वो स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही हैं, बुध जो है वो खराब नहीं बैठे हैं। अष्टम भाव के बुध बड़े अच्छे परिणाम करते हैं, व्यक्ति को डिप्लोमेट बना देते हैं, दिमागी बना देते हैं, और वो तो नक्षत्र भी उनका बढ़िया बैठा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही, गुरु स्वग्रही, राहु उच्च के, सूर्य जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर है। इस कारण से आपने बातचीत नहीं करी, आपकी पत्नी आपसे बात ही ना करती, यह शिकायत मिलती है और इस कारण से ही कई बार दांपत्य टूट जाता है। मैं समझता हूं कि जब कभी भी दांपत्य में शिकायत आती रहे तो तुरंत ही अपनी कुंडली दिखा करके उस वक्त को पहचानने को पकड़िए कि कब कौन सा वक्त ठीक रहेगा, जब आप उसको फिर से जो है वो री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर से आप उसको एक नई जान दे सकते हैं। क्योंकि अलग होने का दुख सबको होता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी, और माता हो या पिता, सबको होता है। और मैं समझता हूं कि इस पे हमें काम करने की आवश्यकता भी है। सबको जोड़ करके साथ चलने का एक जो हिंदुत्व का जो परिचय है, जहां पे सारे लोग एक साथ आते हैं, उसको बल देने का योग बनाना चाहिए। और उसके लिए किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं है, ये खुद से रीजनरेट करिए इस चीज को। इस बात में बल लगाइए कि आपके दादा, आपकी दादी, आपके चाचा, आपके चाची, ये सब लोग कहां हैं, कहां हैं, कहां गए वो, इन सब चीजों पे आवश्यकता है। और आवश्यकता मुझे भी लगता है कि इन सब चीजों पे काम करने की बात है, ये बातें बनती है। ग्रह के आधार पर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर नहीं था और ना है, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में हो सकता है आपने कुंडली अच्छे से मिलाई ना हो, पर वस्तुतः आपकी कुंडली कमजोर नहीं थी, क्योंकि दांपत्य की कुंडली यहाँ पे सूर्य राहु के कारण भले कमजोर है, शनि मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे था, इस वजह से आपको वो प्रेम पत्नी से नहीं मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। ये बात इतनी सी है। मंगल और शनि आपकी कुंडली में सबसे अच्छे हैं,
आप देर से ही सही या 24 के बाद ही सही रेस्टोरेंट का काम आसानी से कर सकते हैं, पर फिलहाल आपको इस चीज पे फोकस देने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में अगर भवन वगैरह खरीदना होगा तो मंगल की दशा का इंतजार कर लीजिएगा। गाड़ी वगैरह खरीदनी होगी, मंगल को देख लीजिएगा। अगर विवाह दूसरा करना होगा तो आपकी कुंडली में अभी भी दशा चल रही है, चंद्रमा में गुरु आ रहे हैं, 23 के 8वें महीने के बाद से भी कर सकते हैं विवाह, योग बने हैं तो अगर बात बन जाए, क्योंकि ऐसे विवाह के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। पर हाँ, दूसरी बार में विवाह हो तो कुंडली अवश्य मिला लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में स्वास्थ्य के बारे में अगर कहूंगा तो स्वास्थ्य कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आपका व्यय असंतुलित नहीं है, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपकी कुंडली में जो भी आप इच्छाएं रखते हैं, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे छोटे भाई बड़े भाई के लिए हो, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके ही माध्यम से होंगी, ये भी बात मैं कह देता हूं। इस वजह से ये जिम्मेदारी आपको निभाने की आवश्यकता हमेशा रखनी होगी, और ये है और ये होगा। आपकी कुंडली का दशम भाव, आपकी कुंडली में करियर कमजोर नहीं है, इस वजह से उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से उसके बारे में कभी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ही पटरी पे है। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, इस वजह से रोजगार वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कमजोर है वो आपकी कुंडली में। लेकिन जैसे ही मंगल आ जाएंगे चीजें ठीक हो जाएंगी, तो घबराने की बात नहीं। अपनी उग्रता, अपनी व्यग्रता, अपने मन को शांत और अपने व्यवहार पे काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल मत बनाइए, बिल्कुल इमोशनल हो जाइए, बिल्कुल निकट आ जाइए। सब कोई आपका इंतजार कर रहा है, और निस्संदेह मैं समझता हूं कि अगर आप हैं तभी सब लोग हैं। जो गया उसकी बात खत्म, जिसको आना है उसका इंतजार करिए और उसको बुलाइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने बात बीच में जो कही है गो माता के, गाय माता के लिए, वो बहुत आवश्यक है। और निस्संदेह इस तरीके की जो कानून व्यवस्था है या इस तरीके के जो नियम कानून है, अलग बात है कि उसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके जो है वो उसके खिलाफ पेश करे जा रहे हों, पर ये बिल्कुल ही गलत है। जो गाय हमारे जो है वो समाज और संस्कृति की पहचान है, सभ्यता की पहचान है, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसके जीन को बचा करके रखने की आवश्यकता सबकी है, और वो सबके लिए जरूरी है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं, सबको आगे आकर के उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। ये चाहे किसी भी सरकार की बात हो, चाहे ये बात किसी भी तरीके से हो, मैं समझता हूं कि ये हमारे राष्ट्र की पहचान की बात है, और उसको बचा करके रखना सबकी जिम्मेदारी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। एक बात और है, आप लोग ये कहेंगे कि पंडित जी आप कुछ क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान देने का काम कर सकता है। काम करना क्षत्रियों का है, उस पर अमल करना वैश्यों का है। ब्राह्मण सिर्फ वाणी से काम करवाता है, बुद्धि देता है करने के लिए समाज को। यह काम मेरा है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ ये कहता है। और निस्संदेह अगर एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली मेरे पास आई है जो गाय से संबंधित क्षेत्र के लिए काम करता है, तो इस पे ये बात और भी ज्यादा लागू हो जाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।